नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जो अपनी फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और अब तक हम लोग इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और जो परिपथ है उनका अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, ठीक है। और इसके अंदर वोल्टेज और करंट के लिए हम लोगों ने समीकरण निकाली थी। वोल्टेज के लिए आप लोगों ने लिखा था V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी और I के लिए लिखा था I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2। और अपने रिजल्ट निकल करके आया था कि जो आपके पास में शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होता है, इसके अंदर जो करंट होता है वो क्या रहता है, हमेशा 90 डिग्री पीछे रहता है, किससे, वोल्टेज के लिए। और जो शक्ति हम लोगों ने निकाली थी उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला आया था, वो आया था साइन 2 ओमेगा टी के रूप में, यानी शक्ति 6 जो है उसकी आवृत्ति क्या थी, 2 गुनी थी। इसके अलावा जो औसत शक्ति 6 का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था, उस औसत शक्ति 6 का मान हमारे पास में कितना आया था, तो औसत शक्ति 6 का मान प्राप्त हुआ था 0, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रतिघात का भी फॉर्मूला निकाला था। एक्स एल का जो प्रेरकीय प्रतिघात हमारे पास में था, जो किसके बराबर था, ओमेगा एल के बराबर था, ठीक है। और ओमेगा एल के बराबर होने की वजह से हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो दिष्ट धारा होती है जिसके लिए ओमेगा का मान कितना होता है, 0 होता है, उसके लिए एक्स एल जो है उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कुछ एक बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, किसके लिए, प्रेरकीय परिपथ के लिए। आज जो अपना टॉपिक है वो है शुद्ध दारितीय परिपथ। तीसरा टॉपिक अपना ये शुद्ध दारितीय परिपथ, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है शुद्ध दारितीय परिपथ। इसके अंदर अपने मानते हैं कि हमारे पास में सी दारिता का क्या है, एक संधारित्र है। और इस सी दारिता के संधारित्र को हम लोगों ने किससे जोड़ दिया है, यानी हमारे पास में क्या है, एक सी दारिता का संधारित्र है और इसे किसके साथ में जोड़ दिया है, एक वोल्टता स्रोत के साथ में जोड़ दिया है। और ये जो वोल्टता स्रोत आपके पास में है, ये वोल्टता स्रोत है V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। इस वोल्टता स्रोत की वजह से इस पर जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, VC आएगी। और मान लेते हैं कि किसी समय इस पर जो आवेश है वो क्या है, Q है। तो सबसे पहले तो आप लोग यही लिखोगे कि V इक्वल आपके पास में क्या प्राप्त होता है, V0 साइन ओमेगा टी प्राप्त होता है। तो शुद्ध दारितीय परिपथ के लिए एक तो आपके पास में समीकरण है V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब किरचॉफ के नियम से आप लोग क्या देखते हो कि VC जो है वो किसके बराबर आएगा, V के बराबर आएगा, यानी VC और V जो है वो क्या है, बराबर है। तो VC का मान आपके पास में कितना होगा, VC का मान होगा V0 साइन ओमेगा टी। और आप लोग जानते हो कि जो आपके पास में C का फॉर्मूला होता है दारिता के लिए, वो होता है C इक्वल Q अपॉन V। तो यहाँ से V का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, Q अपॉन C। पर अपने को तो VC का मान ज्ञात करना है, तो VC का मान कितना आएगा, Q अपॉन C आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, VC की जगह Q अपॉन C लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि C इक्वल होता है Q अपॉन V और किसके बराबर, V0 साइन ओमेगा टी के बराबर। इसके अलावा आपके पास में यहाँ से Q का अगर मान देखें तो Q का मान कितना आ जाएगा, ये C आगे चला जाए तो Q इक्वल C V0 साइन ओमेगा टी। ये आपके पास में एक समीकरण आ जाती है, किसके लिए, ये समीकरण आ जाती है आवेश Q के लिए, Q इक्वल C V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास में जो समीकरण बनती है उस समीकरण को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इससे करंट अपने को कैसे प्राप्त करना है। जैसे लास्ट क्लास जो हम लोगों की थी उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, और उसके अंदर हमारे पास में जो मान आया था उसके अंदर इस साइड लिखा गया था DI, यानी अवकलन के रूप में समीकरण थी। तो आपको वहाँ पर क्या करना था, उसका समाकलन, जिससे जो DI है वो किस में बदल जाए, I में बदल जाए। पर जो आज हमारे पास में समीकरण है वो सिर्फ किसके रूप में, सीधी सीधी Q के रूप में है। और Q को अगर आप लोग I में बदलना चाहते हो तो आपको पता है I इक्वल होता है dQ बटा dt, यानी ये जो समीकरण आपके पास में बनी हुई है इस समीकरण का आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अवकलन करने पर देखिए आपके पास में क्या आएगा, यहाँ लिखोगे समीकरण का अवकलन करने पर समय के सापेक्ष, तो ये बनेगा dQ बटा dt। क्या बना, dQ बटा dt। और ये बनाया
सी वी जीरो और साइन ओमेगा टी का अगर आप लोग करते हो अवकलन तो ये आता है कोस ओमेगा टी, पर ओमेगा टी का फिर से अवकलन करना पड़ेगा और ओमेगा टी का अवकलन बनेगा ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा से समीकरण को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास में समीकरण बन जाती है ओमेगा सी वी जीरो और कोस ओमेगा टी, ठीक है। और डी क्यू बटा डी टी जो है वो किसका सूत्र होता है, तो डी क्यू बटा डी टी सूत्र होता है धारा आई का, तो आपके पास में बनता है आई इक्वल ओमेगा सी वी जीरो कोस ओमेगा टी, और ये जो मान आपके पास में है इसे आप लोग लिखोगे क्या, आई, तो आपने लिख दिया इसे आई जीरो, ठीक है, शिखर मान है ये तो आई जीरो से लिख देते हैं, और कोस ओमेगा टी, ठीक है। और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर साइन के रूप में लिखो तो साइन के रूप में आप लोग लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, जिससे ये बन जाएगा आई इक्वल आई जीरो और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर आपको प्राप्त हो जाती है 2। तो समीकरण 1 और 2 को अगर आप लोग देखो तो समीकरण 1 के अंदर आपके पास में v का मान है v इक्वल वी जीरो ओमेगा टी, और समीकरण 2 में आपके पास में धारा का मान है i इक्वल आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2, ठीक है। अगर इसके अंदर आप लोग देखोगे तो समीकरण 1 और 2 को देखने पर आपको पता चलेगा, जैसे मैं यहाँ पर अगर इसे लिखूँ तो समीकरण नंबर 1 आपको ऐसी प्राप्त हुई है, और समीकरण 2 i इक्वल आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2 ऐसी आपको प्राप्त हुई है समीकरण 2, ठीक है। अपने कंपैरिजन करेंगे पर उससे पहले एक दो चीज़ें इसमें और देखते हैं। और आई जीरो जो है, आई जीरो अपने किसकी जगह रखा है, हम लोगों ने ओमेगा सी वी जीरो जो है इसकी जगह क्या रखा है, आई जीरो रखा है, यानी वी जीरो अपॉन आई जीरो को अगर आप लोग देखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1 बटा ओमेगा सी, किसके बराबर है, ये एक्स सी के बराबर है, ठीक है। तो एक्स सी अगर आप लोग देखो तो एक्स सी का मान आपके पास में कितना है, ये आया है 1 बटा ओमेगा सी, ठीक है। ये आपको प्राप्त हो जाती है समीकरण 3। तो अपने इन सभी की एक एक करके बात करेंगे। एक तो आप लोग एक्स सी इक्वल 1 बटा ओमेगा सी को देखोगे तो ये एक्स सी जो आपके पास में ये फिर से क्या आता है, ये आता है प्रतिघात, एक्स सी एक्स एल ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, प्रतिघात कहलाते हैं। पर एक्स सी जो है ये कौन सा है, ये दारितीय प्रतिघात है, ठीक है। संधारित्र हम लोगों ने जोड़ रखा है इसलिए ये कौन सा प्रतिघात है, दारितीय प्रतिघात है। और कल हमारे पास में एक्स एल जो आया था वो था प्रेरकीय प्रतिघात, पर आज हमारे पास में कौन सा प्रतिघात आया है, आज हमारे पास में आया है दारितीय प्रतिघात। दारितीय प्रतिघात को आप लोग देख सकते हो एक्स सी को, ये क्या है, ओमेगा के व्युत्क्रमानुपाती है, ओमेगा या आवर्ती एफ के रूप में आप लोग इसे देखो तो आपको पता चलेगा कि एक्स सी जो है वो ओमेगा के क्या आने वाला है, व्युत्क्रमानुपाती आने वाला है। ओमेगा को बढ़ाओगे तो एक्स सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप लोग इनके मध्य ग्राफ खींचोगे तो आप लोग देखोगे कि व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर कुछ एक बातें यहाँ पर आप लोग देखो तो आप लोग देख सकते हो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये, या मैंने इन्हें फिर से भी लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे समीकरण 1 यानी जो वोल्टेज की समीकरण आपके पास में है वो किसके रूप में है, साइन जो है उसके रूप में, यानी ज्या के रूप में आपके पास में समीकरण है। बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास में जो करंट है, करंट की समीकरण भी किस रूप में है, ज्या के रूप में है। तो दोनों ही समीकरणें आपको कैसी प्राप्त होती है, ज्या के रूप में प्राप्त होती है। दोनों की अगर आवृत्ति देखी जाए तो आवृत्ति यहाँ पर भी ओमेगा है, और जो वोल्टेज और करंट है, करंट वाली जो समीकरण है उसमें भी आवृत्ति क्या है, ओमेगा है। यानी दोनों के अंदर आवृत्ति जो है वो कैसी प्राप्त होती है, ओमेगा समान प्राप्त होती है। परंतु फर्क रहता है किसका, तो आप लोग देखोगे फर्क रहता है इनके मध्य कलांतर का। किसका फर्क रहता है, कलांतर का फर्क रहता है। जैसे वहाँ पर सिर्फ लिखा गया है ओमेगा टी और यहाँ लिखा गया है ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2, तो कलांतर का फर्क है, और कलांतर में कितना फर्क है, पाई बटा 2 का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग कंपैरिजन करो किसकी, वोल्टेज और करंट की, तो वोल्टेज और करंट की कंपैरिजन करने पर आप लोग या तो ये बोल सकते हो कि जो करंट है, कौन है, जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, आगे है। धारा जो है वो वोल्टता से क्या है, 90 डिग्री आगे। या आप लोग ये बोल सकते हो कि जो आपके पास में वोल्टेज है वो करंट से क्या है, 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। तो दोनों ही बात इसमें आप लोग बोल सकते हो। अगर ज़्यादा के रूप में आप लोग बताना चाहो तो आप लोग बता दोगे कि धारा जो है वो वोल्टता की तुलना में क्या है, 90 डिग्री आगे है। या
आप लोग बोल सकते हो वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री क्या है पीछे। आपको एक ही तरीके से इसे याद रखना है, आप लोग इस तरीके से याद रख लेना इसे कि यहाँ करंट जो है वो क्या है 90 डिग्री आगे है, जिससे आप लोग आराम से याद रख सको। एक तो आपके पास में समीकरण सीधी सीधी है V = V0 sin ωt, फिर आपने क्या किया शुद्ध प्रतिरोध या परिपथ देखा, उसके अंदर समीकरण प्राप्त होती है I = I0 sin ωt। तो वहाँ पर दोनों के मध्य अगर कलांतर देखेंगे शुद्ध प्रतिरोध वाले में तो 0 प्राप्त होता है, यानी दोनों जो है वो समान कला में होती है, दोनों में से कोई आगे पीछे नहीं होता। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ पढ़ा था। वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि जो वोल्टेज थी वो क्या थी 90 डिग्री आगे थी। या आप लोग वहाँ पर क्या याद रख सकते हो, करंट के रूप में अगर तीनों को याद रखो तो करंट जो है शुद्ध प्रेरकीय में होती है 90 डिग्री पीछे, और शुद्ध धारितीय में करंट जो है वो क्या होती है 90 डिग्री आगे होती है। ठीक है, दोनों में से किसी एक बात को आप लोग याद रखो जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या रखना है, इसे याद रखना है। अब देखिए, अब अपने इसके लिए खींचते हैं कला आरेख और ज्या आरेख। कला आरेख और ज्या आरेख, तो सबसे पहले खींच लेते हैं ज्या आरेख। सबसे पहले इसमें ज्या आरेख खींच लेते हैं और उसके बाद में खींच लेते हैं कला आरेख। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें ज्या आरेख खींच देना है। तो ये आरेख किसके लिए है, ये वोल्टेज के लिए है। ये V0 है अपना, और ये 2 पाई है, और ये जो है वो पाई है, ये जो है वो π/2 है, और ये जो आपके पास में 3/2 पाई है। तो ये आपके पास में किसका मान है, वोल्टेज का मान है। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ जो है वो करंट क्या है 90 डिग्री आगे है, यानी जो मान वोल्टेज का 90 डिग्री पर प्राप्त हो रहा है वो मान करंट का कहाँ प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा करंट का मान इससे पहले। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाता है I0 का वक्र। तो ये हम लोगों ने कौन सा आरेख प्राप्त कर लिया है, ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है इसका ज्या आरेख। अगर अपने इसमें क्या करें, इसका कला आरेख खींचे, कला आरेख या जिसे आप लोग फेजर आरेख भी कहते हो, तो कला आरेख देखिए कैसा आएगा, कला आरेख। तो कला आरेख खींचते इसमें आप लोग क्या करोगे, इस तरफ एक्स एक्स दर्शाओगे, ये एक्स एक्स है, ये आपके पास में वाई एक्स है, और ये इसका मूल बिंदु O है। ठीक है, और यहाँ आपको प्राप्त हो जाता है इसका V0 जो कितने कोण के साथ है, जो एक्स एक्स के साथ में ωt कोण के साथ है। तो V = V0 sin ωt के रूप में आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। वाई एक्स पर अगर आप लोग क्या देखोगे, इसका प्रक्षेप देखोगे। दूसरा, अब आप लोग यहाँ से देखो कि जो करंट आपके पास में है, करंट क्या है 90 डिग्री आगे है, किससे, वोल्टेज से। तो अपने पहले वोल्टेज बना चुके हैं यहाँ पर, तो वोल्टेज बनी होने के कारण आपको करंट को इससे 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा। तो 90 डिग्री आगे भेजो आप लोग, इससे 90 डिग्री आगे भेजोगे तो ऐसा आपको ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। किसके लिए, I0 के लिए। कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, ये ग्राफ आपको कौन सा प्राप्त हो जाता है, इसका फेजर आरेख जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और गुणनशील सदिश ओमेगा भी किस दिशा के अंदर घूम रहा है ये आप दर्शाना चाहो तो इस दिशा के अंदर आपको घूमना है। V0 के बाद में 90 डिग्री क्या है आगे या कौन, I0। एक आरेख इसके अंदर बसता है, किसके लिए, ये आरेख बसता है आपके पास में कोणीय आवर्ती ओमेगा और जो आपके पास में धारितीय प्रतिघात XC है, इनके मध्य। तो इनके मध्य अगर आप लोग ग्राफ खींचो तो ये ग्राफ आपको कैसा प्राप्त होता है, ये ग्राफ आपको प्राप्त होता है व्युत्क्रमानुपाती का। इस तरफ XC है, XC, और इस साइड अगर आप लोग देखोगे तो इस साइड आपके पास में है ओमेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको प्राप्त हो जाता है किसके लिए, X और ओमेगा के लिए। और आप लोग जानते हो कि दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का मान 0 होता है, तो XC जो है उसका मान कितना प्राप्त हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो जो संधारित्र होता है वो दिष्ट धारा को पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, XC जो है उसका फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ है हमें, ओमेगा
सी प्राप्त हुआ है, एक्स सी का क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ओमेगा सी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लोग जानते हो कि दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का मान कितना होता है, 0 होता है। दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का मान कितना होता है, 0, जिससे एक्स सी का मान अगर देखा जाएगा तो दिष्ट धारा के लिए एक्स सी का मान कितना हो जाता है, अनंत मान होने के कारण दिष्ट धारा को संधारित्र क्या कर लेगा, पूर्ण रूप से रोक देगा। ठीक है, अगर आप लोग क्या कर देते हो, दिष्ट धारा के मार्ग में कहीं भी संधारित्र लगा देते हो तो संधारित्र क्या करेगा, दिष्ट धारा को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर देगा या रोक लेगा। परंतु जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए परिमित मान जो है इसका प्राप्त होता है, जिससे अगर आप लोग क्या करना चाहो, कहीं पर बाईपास करना चाहो प्रत्यावर्ती धारा को, तो उसके साथ आप लोग क्या कर सकते हो, संधारित्र को जोड़ सकते हो, जिससे प्रत्यावर्ती धारा को वो क्या प्रदान कर देगा, उपपथ प्रदान कर देगा। परंतु दिष्ट धारा को वो पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने देखते हैं कि जो आपके पास में दारितीय परिपथ होता है, उस दारितीय परिपथ के अंदर शक्ति का मान, वैध शक्ति का मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो इसमें वैध शक्ति का मान, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में जो संधारित्र लगा हुआ है उस संधारित्र में वैध शक्ति, शुद्ध दारितीय परिपथ में जो संधारित्र लगा हुआ है उससे वैध शक्ति को अपने लिखते हैं P से, और इसका फॉर्मूला बनता है P = VI। तो यहाँ से अगर आप लोग मान रखना चाहो V और I का, तो समीकरण 1 और 2 अपने सामने रखी हुई है। समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कर देंगे, इनका मान रख देंगे। तो V का रखें V0 sin ωt, I का रखें I0 sin ωt प्लस π/2। तो P इक्वल कितना, V0 I0 sin ωt, और साइन इसे मैं लिख देता हूँ 90 प्लस थीटा। ठीक है, क्या लिख दिया, 90 प्लस थीटा लिख दिया। तो ये बन जाएगा P = V0 I0 sin ωt, और साइन 90 प्लस थीटा होता है cos ωt, और ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये बनता है V0 I0 बटा 2 और 2 sin ωt cos ωt, जिससे आपके पास में P का मान आता है V0 I0 बटा 2 और साइन 2 ωt या 2 ωt। तो ये किसका मान प्राप्त होता है, आपको शक्ति जो है उस शक्ति का मान प्राप्त होता है, शक्ति 6 का मान हम लोगों को प्राप्त होता है। इसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आप लोग RMS वैल्यू के रूप में भी लिख सकते हो। तो RMS वैल्यू के रूप में अगर आप लोग इसे लिखना चाहो तो RMS वैल्यू के रूप में कैसे लिखोगे, देखो आप लोगों को लिखना पड़ेगा P = V0 बटा √2 और I0 बटा √2। ठीक है, क्योंकि RMS बराबर होता है V0 बटा √2 और IRMS बराबर होता है I0 बटा √2, और साथ में कितना है, sin 2 ωt है, sin 2 ωt है। तो ये VRMS और ये कितना IRMS, तो P इक्वल बन गया VRMS IRMS और sin 2 ωt। ठीक है, तो आप लोग कंपैरिजन करके देखोगे इन दोनों समीकरणों के साथ में, तो फिर से आप लोगों ने देखा कि जो आपके पास में समीकरण आ रही है वो किस रूप में आ रही है, साइन के रूप में ही प्राप्त हो रही है। तो साइन वेव आपको फिर से प्राप्त हो जाएगी, जय वक्र आपको प्राप्त होगा। परंतु अगर आप लोग आवर्ती देखोगे तो आवर्ती का मान कितना आ जाता है, 2 गुना आ जाता है। तो शुद्ध दारितीय परिपथ के अंदर भी जो आपके पास में वैध शक्ति है उसके लिए अगर आप लोग आवर्ती देखोगे तो आवर्ती का मान कितना प्राप्त होगा, 2 गुना प्राप्त होगा। और अगर इसका औसत ज्ञात करोगे आप लोग, औसत मान, तो वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, VC जो आपके पास में है PC या P भी लिख सकते हो आप लोग सीधा। C का मतलब हो गया संधारित्र के लिए, यहाँ पूरी लाइन में C के साथ अगर लिखते तो ये ऐसे बनता C के साथ में। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक साथ में पढ़ते हैं तब C लगाना जरूरी है, वरना कोई जरूरी नहीं है अपने अकेला ही पढ़ रहे से। PC और इसका अगर औसत निकाला जाए तो कितना आता है, 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि आपके पास में sin 2 ωt है और इसका औसत कितना होता है, 0। इस वजह से आपके पास में PC जो है इसका औसत कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी एक पूर्ण चक्र के अंदर अगर आप लोग औसत शक्ति 6 देखते हो, एक
पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में अगर आप लोग क्या देखते हो, औसत शक्ति क्षय देखते हो, तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होता है, इसका मान प्राप्त होता है आपको 0। तो औसत शक्ति क्षय अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो हमें कितनी प्राप्त हो जाती है, 0 प्राप्त हो जाती है। अब देखिए अपनी ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ देखिए वोल्टता, धारा, आवेश और शक्ति के मध्य। देखिए ग्राफ, ये ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं शक्ति, वोल्टता और आवेश और धारा के मध्य, यानी तुलनात्मक ग्राफ अगर हम लोग देखें तो तुलनात्मक ग्राफ देखिए किस प्रकार से हम लोग खींचेंगे। तो एक पूर्ण चक्र के लिए अगर देखा जाए तो एक पूर्ण चक्र के लिए हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ जो है वो प्राप्त होगा। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग v के लिए ग्राफ खींच देते हैं। ये ग्राफ हमें v के लिए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये v के लिए ग्राफ है, ऊपर लिख देता हूँ v, और ये t में है टोटल, ये t/2 है, और यहाँ आ जाएगा t/4, और ये आ जाएगा 3t/4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ खींचना है। इस तरफ हम लोग समय ले रहे हैं। अब अगर आवेश q देखा जाए तो c इक्वल होता है q/v, तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ये ग्राफ किसके लिए है हमारे पास में, ये ग्राफ है q के लिए, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए प्राप्त हो गया, हमें q के लिए प्राप्त हो गया। तो समीकरण अगर आप लोग देखोगे तो समीकरण नंबर 1 में आपको प्राप्त हुआ था v = v0 sin ω t, और I इक्वल प्राप्त हुआ था I = I0 sin ω t + π/2, ठीक है। धारा वाला जो मान था उसमें 90 डिग्री एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे। तो धारा का ग्राफ आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से, ठीक है। और ये चला जाएगा इस प्रकार से ऊपर। ऐसा ग्राफ प्राप्त हो जाता है हमें धारा I के लिए। ये t/4 है, यहाँ t/4 इस पॉइंट पर। तो ये धारा के लिए ग्राफ प्राप्त हो गया। अब अगर शक्ति के लिए आप लोग ग्राफ खींचोगे तो शक्ति के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था P = V/RMS I RMS sin 2ωt। ग्राफ तो साइन के रूप में ही आपको मिलना चाहिए, परंतु आवृत्ति उसकी क्या होगी, 2 गुनी होगी। यानी जितने समय में ये एक चक्कर पूरे कर रहे हैं उतने समय में वो कितने चक्कर पूरे करेगा, वो 2 चक्कर जो है वो पूरे कर जाएगा। ये शक्ति के लिए ग्राफ प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए प्राप्त हो जाएगा आपको, शक्ति के लिए। शक्ति जो है उसका फॉर्मूला आपके पास में क्या है, P के रूप में। तो ये शक्ति का, ये धारा का, ये वोल्टेज का और ये आवेश का, तो ये ग्राफ जो है हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लोग व्याख्या कर सकते हो संधारित्र के आवेशन और निरावेशन की। तो यहाँ से आपके पास में 4 कंडीशन प्राप्त होती है, किसके लिए, संधारित्र के आवेशन और निरावेशन के लिए। संधारित्र के आवेशन और अनावेशन या निरावेशन, इसके लिए आपको कितने कंडीशन प्राप्त हो जाती है, 4 कंडीशन अलग अलग प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले आपको संधारित्र के आवेशन के लिए, और फिर निरावेशन के लिए, और फिर से संधारित्र के आवेशन और निरावेशन के लिए कंडीशन प्राप्त हो जाती है। डायग्राम बनाता हूं मैं पहले।
ये आपके पास में फर्स्ट कंडीशन आती है। और इसके बाद आपके पास में ये आती है सेकंड कंडीशन। उसके बाद आपके पास में थर्ड कंडीशन आती है, ये जो कंडीशन है ये थर्ड कंडीशन है। और ये बिल्कुल लास्ट कंडीशन आती है, फोर्थ कंडीशन। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हमें प्राप्त होगी, अलग अलग समय पर प्राप्त होगी। इनको पढ़ेंगे अपने एक एक करके। ये ए बी प्लेट है, ए और बी प्लेट है, ए और बी प्लेट है, ये ए और बी प्लेट है। ये आपको कंडीशन प्राप्त होती है 0 से T/4, ये प्राप्त होती है T/4 से लेकर के T/2 तक, ये प्राप्त होती है T/2 से लेकर के 3T/4 तक, और ये 3T/4 से T तक। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन जो हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर ग्राफ को देखें हम लोग, तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन प्राप्त हो रही है। इस कंडीशन के अंदर आप लोग देखोगे कि यहाँ करंट जो है, करंट आई का मान कैसा है, पॉजिटिव है। करंट का मान कैसा है, पॉजिटिव है। और वोल्टेज का मान भी आप लोग देख सकते हो, ये ऊपर की ओर है, तो ये मान भी क्या है, पॉजिटिव है। जिससे आपके पास में शक्ति का मान जो आने वाला है, शक्ति का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर संधारित्र जो है वो स्रोत से क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। यानी यहाँ पर ऊर्जा जो है वो क्या की जाएगी, अवशोषित की जाएगी। और अगर ऊर्जा अवशोषित की जाती है तो आपको ये डायग्राम बनाना है शुरुआत की कंडीशन के लिए। और ये कौन सी कंडीशन है, ये आवेशन की कंडीशन है। यानी यहाँ पर संधारित्र जो है, इस संधारित्र का क्या होता है, आवेशन होता है। उसके बाद में आपके पास में अलग कंडीशन आती है, ये वाली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वोल्टा का मान तो क्या है, वोल्टेज तो पॉजिटिव है, परंतु आपके पास में करंट जो है वो क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। करंट नेगेटिव आ जाती है और मान धीरे धीरे क्या होता है, इसका कम भी होता है। जिससे आपके पास में पी का मान क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। यानी ऊर्जा जो है वो फिर से स्रोत को लौटा दी जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर संधारित्र जो है उसका क्या होने लग जाता है, निरावेशन होने लग जाता है। यहाँ पर संधारित्र जो है उसका क्या होगा, निरावेशन होगा। फिर आपके पास में तीसरी कंडीशन आती है ये वाली। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि वोल्टेज जो है वो यहाँ से होती हुई कौन से क्षेत्र में आ गई है, नेगेटिव में आ गई है। यानी वोल्टेज जो है इसका मान कैसा प्राप्त हो गया, आपको नेगेटिव प्राप्त हो गया। परंतु करंट जो है वो अब भी क्या है, नेगेटिव ही है। जिससे पी का मान अगर आप लोग देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पी का मान कैसा प्राप्त होगा, आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। यानी संधारित्र जो है उसका फिर से क्या होगा, आवेशन होना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संधारित्र जो है वो स्रोत से क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। अगर स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करेगा तो संधारित्र का क्या होगा, आवेशन होगा। परंतु आप लोग देख सकते हो कि धारा जो है वो कौन सी दिशा में है, नेगेटिव दिशा में है। और नेगेटिव दिशा में होने के कारण फिर से आवेशन तो होगा, परंतु ये प्लस माइनस जो है वो क्या होंगे, ऊपर वाले की तुलना में अलग आएंगे। ठीक है, जहाँ प्लस आए हैं वहाँ माइनस आएंगे, और जहाँ माइनस आए हैं वहाँ पर क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। लास्ट जो इसका रीज़न है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि करंट जो है वो अब भी क्या बनी हुई है, ये आपके पास में मान आए हैं। करंट तो हो जाती है पॉजिटिव, परंतु वोल्टेज जो आपके पास में है, वोल्टेज वो क्या है, अब भी नेगेटिव है। जिससे पी का मान आपको क्या प्राप्त होता है, नेगेटिव प्राप्त होता है। पी का मान नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, ऊर्जा जो है वो स्रोत को फिर से लौटा दी जाएगी। अगर स्रोत को ऊर्जा फिर से लौटा दी जाएगी तो संधारित्र जो आपका है उसका क्या होना प्रारंभ हो जाएगा, निरावेशन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, संधारित्र जो है उसके आवेशन और निरावेशन की व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर इस क्षेत्र के अंदर आप लोग देखोगे तो वोल्टेज कैसी है, वोल्टेज प्लस के अंदर है। वोल्टेज प्लस में है, करंट भी किस में है, प्लस में है। तो पी का मान जो हमें प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा, प्लस का प्राप्त होगा। और पी का मान प्लस का प्राप्त होने का मतलब हो गया ये स्रोत से क्या कर रहा है, ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। यहाँ आप लोग देखोगे कि ये तो अब भी पॉजिटिव है परंतु करंट नेगेटिव है, जिससे पी का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा, स्रोत जो है उसको ऊर्जा फिर से लौटा दी जाएगी। यानी संधारित्र जो है उसका क्या हो जाएगा, निरावेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि करंट अब भी किस में है, नेगेटिव में, परंतु वोल्टेज भी किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो पी का मान
पॉजिटिव, यानी फिर से ऊर्जा जो है वो संधारित्र लेगा, परंतु अब की बार धारा कौन से क्षेत्र में है, ऋणात्मक क्षेत्र में है, तो संधारित्र का विपरीत दिशा में आवेशन होगा और फिर क्या हो जाएगा, P का मान नेगेटिव यानी फिर से निरावेशन हो जाएगा। तो ये था संधारित्र का आवेशन और